जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के सेकंड पेपर के चैप्टर 4 परमाणु यानी एटम्स के हम लोग आंकिक प्रश्नों को इस समय कर रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें ए और बी दो पार्ट दिया हुआ है, तो पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में क्या दिया हुआ है। बोहर मॉडल का उपयोग करते हुए, यानी बोर का जो परमाणु मॉडल था, बोर के परमाणु मॉडल का उपयोग करते हुए किसी हाइड्रोजन परमाणु में n इक्वल टू 1 2 3 स्तरों के लिए, यानी n इक्वल टू 1 का मतलब पहली कक्षा, 2 का मतलब दूसरी कक्षा, 3 का मतलब तीसरी कक्षा, स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल का परिकलन कीजिए। इलेक्ट्रॉन की चाल आपसे पूछी जा रही है, v की वैल्यू पूछी जा रही है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल क्या होगा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल क्या होगा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल क्या होगा। और फिर जानते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि माने एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, जिसको हम कह सकते हैं आवर्त काल या दोलन काल कह सकते हैं। तो आपसे दोलन काल भी पूछा जा रहा है या आवर्त काल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम वेग ज्ञात करते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल में आपने देखा था कि Vn की जो वैल्यू, Vn यानी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का जो हमने फार्मूला बताया था हाइड्रोजन के लिए, और ये जो वैल्यू थी आपकी E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 H इंटू 1 अपॉन n था। देखिए अब इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब में E की वैल्यू एप्सिलॉन 0 और H की वैल्यू रखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए एक काम करते हैं, इसकी पूरी निकाली हुई वैल्यू हम यहाँ सीधे रख देते हैं, जिसको आप याद रखे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। न्यूमेरिकल आप जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये होगा, हम पहले nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग हम आपको बताने जा रहे हैं। ये होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶। हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल चुके हैं पहले। इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁶। यहीं से हम लोग बताए थे कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर काटता है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो सीधे हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं n। अगर n के जगह पे 1 रख देंगे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा, 2 रख देंगे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, 3 रख देंगे तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम यहीं से देखिए इसी फार्मूले का सीधे हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम n के जगह पे 1, आपसे n इक्वल टू 1 के लिए पूछा जा रहा है, तो n इक्वल टू 1 यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को अगर हम v1 से रिप्रेजेंट कर दें तो चलिए n के जगह पे हम 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n के जगह पे 1 हो जाएगा। तो फिर ये मिल जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये तो हमेशा आप याद रखे रहिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का वेग 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है। इसको आप सभी लोग याद रखे रहेंगे, याद रहेगा ना? हाँ, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम
दूसरी कक्षा के लिए देखेंगे तो n इजकल टू 2 कर दिया जाएगा। n इजकल टू 2 कर देंगे तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा। चलिए हम रख देते हैं, ये हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁶/2 हो जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.09, 2 1 जा 2 और फिर 09 हो जाएगा, और इनटू हो गया 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से अगर हम तीसरी कक्षा के लिए देखें तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो देखें n के जगह पे हम 3 कर देंगे, और अगर n के जगह पे 3 करते हैं तो फिर देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, ये तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा आपका ये 2.18 इंटू 10⁻⁶/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो देखें ये 3 7 0.7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.727 इंटू हो जाएगा 10⁻⁶। और जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी है, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 का घात 6 के जगह पे 10 का घात 5 गुणे 10 कर देते हैं और फिर 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7.27 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखें ये केवल गणना नहीं है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में, याद कर डालिए अभी आपको अच्छी तरह से, कि हाइड्रोजन के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ये 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना आपको याद रखना चाहिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो 7.27 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग उससे कम होता है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग उससे कम होता है, और सबसे बाहर वाली कक्षा में अगर हम चले जाएं तो सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होता है। तो ये आप सबको याद रहेगा ना? यस सर। आप बताइए कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? 2.1। हाँ, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इन सबको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमसे आवर्तकाल पूछा जा रहा है, तो देखें आवर्तकाल के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए आवर्तकाल के लिए आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी का मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक पूरा चक्कर काटने में लगा हुआ, एक पूरा चक्कर काटने में चली गई दूरी, और आवर्तकाल का मतलब एक पूरा चक्कर काटने में लगा हुआ समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। जब इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया जाने वाला जो समय है इसको हम सीधे यहां लिख देते हैं 1.53 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर सेकेंड। ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, फार्मूला याद रख रहिएगा। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देने तो कंफ्यूज होंगे आप। ये जो आप 3 देख रहे हैं, ये 3 ऊपर से आया है। यहां पर देखें 9वीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है ये होता है आपका 1.53 इंटू 10⁻⁻10, और ये n स्क्वायर सेकेंड होता है, जहां n कक्षा की संख्या है। तो ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, ये शॉर्टकट फार्मूले हैं, ये आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, IIT नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड फार्मूले। क्योंकि अगर पूरा आपको गणना करना होगा तो गणना करना बड़ा मुश्किल होगा। ये केवल n की वैल्यू रख देंगे, आपको निकल जाएगा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। और पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखिए, अब आपसे यह भी पूछा जा रहा था
कि जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर काट रहा था वो एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लेता है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो कितना समय लेता है, तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना समय लेता है। ये भी आप याद रखे रहिएगा कि ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये रियल वैल्यू हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना ही होता है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना ही होता है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना होता है। ये हाइड्रोजन के लिए निकाला गया है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, ये केवल न्यूमेरिकल मात्र नहीं है। अब अगर पहली कक्षा में देखें कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है, तो n के जगह पे अगर हम 1 कर देंगे तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको आप सब लोग याद रखे रहिएगा कि वह इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर काटता है, कक्षा का एक पूरा चक्कर लगाने में या नाभिक के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में उसके द्वारा लगने वाला जो टाइम होता है 1.53 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड के इक्वल होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब अगर हम दूसरी कक्षा के लिए देखें तो दूसरी कक्षा के लिए n के जगह पे हम 2 कर देंगे तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻10 और n के जगह पे 2 कर देंगे तो अगर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 1.53 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6.12 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड हो जाएगा। यानी दूसरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगाने में, वो देख रहे हैं पहली कक्षा में इतना समय लग रहा है और दूसरी कक्षा में उससे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अब इसके बाद तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो फिर यहाँ पे हम 1.53 इंटू 10⁻⁻10 और n के जगह पे 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 13.77 करके हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। आप सबको ये समझ में आ गया है? चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट डे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम आज आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या यहाँ पर r की वैल्यू आपको दी गई है, हम नोट कर लेते हैं। और ये आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से, कक्षीय वेग यानी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी दी गई है। और ये आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी के अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वांटम संख्या बोर के परमाणु मॉडल में केवल एक ही क्वांटम संख्या थी और वो थी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान आपसे पूछा जा रहा है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हो या न दिया हो, हम लोगों को मालूम है। अगर पृथ्वी के द्रव्यमान को यहाँ पर हम यम से प्रदर्शित करते हैं तो आपको मालूम है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। इसको भी आप याद रखे रहिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आप क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। तो चलिए देखें, आपसे मुख्य क्वांटम संख्या पूछा जा रहा है। आपको बताया गया था बोर के परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है।
यानी आपसे यहाँ n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर n की वैल्यू पूछी जा रही है, देखिए यहाँ पर 2 पाई का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m भी r और इनटू हो जाएगा 2 पाई अपान हो जाएगा h। यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, रख करके सॉल्व करनी है। चलिए मैं रखता हूँ। m जो है मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। भी वेलासिटी है, वेलासिटी आपको दी गई है 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। और r की वैल्यू भी आपको दी गई है 1.5 × 10⁻11 दिया हुआ है। और इसके बाद फिर हम रख लेते हैं वैल्यू 2, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होता है। और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट यहाँ रख लेंगे 6.63 × 10⁻34 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए ये 1.5 है, 1.5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 15 × 6 = 90, 9 हो जाएगा। और फिर देखें ये तो 9 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 27 × 2 = 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मिलेगा आपको 54 × ये 3.14 और फिर नीचे जो आप देख रहे हैं ये है 6.63। और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ, ये देखिए 24 × 4 = 28 हो गया। और फिर या देखिए एक काम करते हैं -34, चलिए पहले इसको देखते हैं। तो 24 × 4 = 28 हो जाएगा, और 28 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 39 हो जाएगा। और फिर ये 34 ऊपर जाएगा, तो 34 में आप 39 जोड़ देंगे तो 9 × 4 = 13, 3 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 6, 1 = 7, 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। चलिए फिर ये हो जाएगा आपका 10⁻73 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे हम जो है 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे 314 हो जाएगा, नीचे 663 हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग करें क्या कि देखिए 314 में 54 का गुणा किया जाए, 54 का गुणा किया जाए, और गुणा करने के बाद 663 से भाग देते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 25.6 आती है। इसका कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर 663 से भाग दे दीजिएगा, ये 25.6 और गुणे 10 का घात हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है। तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.56 और 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁻73 है, 1 जुट जाएगा, 10 हो जाएगा 74। चूंकि ये मुख्य क्वांटम संख्या है तो मुख्य क्वांटम संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, ये संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार आप याद रखे रहिएगा कि ये मुख्य क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होगी ये 2.56 × 10⁻74 होता है। अब केवल एक क्वेश्चन रह जा रहा है और वैसे आप लोग पढ़ने में बहुत तेज है, हमें उम्मीद है कि इसको कर डालेंगे आप सभी लोग। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया है ना अच्छी तरह से? तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नाभिक का होगा, न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे और फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर रह जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे, हम लोगों का फिजिक्स सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर एक एक चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन सेट करेंगे और फिर
उसमें से श्योर है अगर बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो वो सभी वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं ये सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।